हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइज हम जो 23 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं साइंस का, उसका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 26 क्वेश्चन से लेके और जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक के सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो ये 26 क्वेश्चन है इसके अंदर 4 पार्ट्स है। इसमें जो थर्ड पार्ट है वो तो डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, तो ये नहीं करना। बाकी जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट है ये करने हैं हमको यहाँ पे। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। नेम अ ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट सीक्रेट्स बोथ हार्मोन एज वेल एज एंजाइम। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करती है? वो ग्रंथि है हमारी अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज। जो अग्नाशय है इससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और जो लाइपेज एंजाइम है वो रिलीज होता है, यानी कि हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करती है पैनक्रियाज से, इंसुलिन हार्मोन और लाइपेज एंजाइम। ठीक है, सेकंड पार्ट है अब इसका, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? ये बोला जाता है कि ऐसा सॉल्ट आपको यूज़ करना चाहिए जिसमें आयोडीन का अमाउंट सही हो। तो ऐसे क्यों होता है? देखो इसका आंसर, आहार में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का कम उत्पादन होता है। अगर हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी तो जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है उसको कम करेगी, जिससे घेंगा रोग हो जाता है, इससे गर्दन सूज जाती है और थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इंग्लिश में देखो, deficiency of iodine in the diet produces less thyroxine hormone by the thyroid gland। जो थायराइड ग्लैंड है उसको थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर कम हार्मोन रिलीज होगा, विच लीड्स टू गोइटर, जिससे गोइटर डिजीज हो जाता है। इट कॉजेज द नेक टू स्वेल अप एंड एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। इससे जो वो है नेक में स्वेलिंग हो जाती है और थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। Therefore, डॉक्टर एडवाइज टू यूज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट गोइटर डिजीज़। इसीलिए इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे कद्दू और खीरा, पंपकिन एंड क्यूकुम्बर। किसी एक का लिखना है या इन दो में से आप कोई भी लिख सकते हो। एंड बायसेक्सुअल यानी उभयलिंगी का एग्जाम्पल हो जाएगा गुड़हल एंड सरसों, दैट मीन्स हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। बायसेक्सुअल उनको बोलते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में होता है, और यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी उनको बोलते हैं जिनमें ये सेपरेट सेपरेट फ्लावर पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसका फर्स्ट पार्ट है पुनरुद्भवन, दैट मीन्स पुनर्जनन, तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं? वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनरेशन एंड बडिंग? इन दोनों पे हमको बताना है कि क्या होता है ये। तो देखो पहले पुनरुद्भवन और उसको हिंदी में देखते हैं। पहले पुनरुद्भवन में क्या होता है कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यानी कोई भी जो कायिक भाग होता है अगर वो किसी तरह से अलग हो जाए जीव से तो उससे पूरा नया जीव बन जाता है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव शत विकसित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसी को पुनरुद्भवन कहते हैं, यानी टूटे हुए पार्ट से भी पूरा जीव बन जाना। ये होता है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। इंग्लिश में देखो, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अपने बॉडी पार्ट से वो नए इंडिविजुअल को पूरे का पूरा बना सकते हैं। दैट इज if the individual is somehow cut or broken into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। हर एक पीस सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है। इसको रीजनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ओके, अब है मुकुलन यानी कि बडिंग। हाइड्रा में ये मुकुलन जो होता है ना हाइड्रा में ही होता है। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार, उस उभार को ही मुकुल कहते हैं। ठीक है, ये उभार वृद्धि करता हुआ नए जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। पहले एक ही जो वो है एक कोशिका है उसमें एक जगह पे उभार सा बनेगा। वो उभार जब मेच्योर हो जाएगा तो पेरेंट से जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे सेपरेट होकर एक नया जीव बन जाता है।
In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one site. These buds develop into tiny individuals and when they fully mature, detach from the parent body and become new independent individual. जो एक बड़ है जब वो डेवलप हो जाएगी तो पेरेंट बॉडी से अलग होके एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगी। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं कि क्या होता है पॉलिनेशन और क्या होता है फर्टिलाइजेशन। देखो पॉलिनेशन में होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परागण कहलाते हैं। यानी कि जो पुंकेसर है ना, उसमें जो परागकोश है, परागकोश के अंदर से परागकण स्त्री केसर के अंदर, स्त्री केसर में जो वर्तिकाग्र है वहाँ तक जाएंगे, उसको कहते हैं परागण। इंग्लिश में होगा ऐसे, pollination occurs from anthers of stamens to stigma of the ovary। जो एंथर्स है ना, एंथर से स्टिग्मा पे अगर पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट मिल के जाइगोट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वह क्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं जब, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब पोलन ग्रेन्स उससे एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन एक बाह्य प्रक्रिया है, यानी कि बाहर होती है, ये फ्लावर के ऊपर होती है। पॉलिनेशन इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस, जबकि जो फर्टिलाइजेशन है ये आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी। फर्टिलाइजेशन कैन ईदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे फ्लावर है उनके अंदर तो इंटरनल होगा, और जैसे फिश वगैरह होती हैं उनमें एक्सटर्नल भी होता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट है पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए बाहरी कारकों जैसे हवा, जल और कीट पतंगों की आवश्यकता होती है। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए होंगे जिनके थ्रू जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पे जाएंगे। यानी पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर की नीड होती है। जबकि जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन है, उसमें बाहरी कारकों की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। परागण केवल पुष्पी पौधों में होता है। पॉलिनेशन अकर्स ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही तो होते हैं स्टेमन और ये जो पिस्टिल होती है ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का ही पार्ट होते हैं ये। जबकि जो फर्टिलाइजेशन है वो सबके अंदर होता है। निषेचन प्रक्रिया पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जीव में, चाहे पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े, मनुष्य, सब में होगा। फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय ऑलमोस्ट एवरी लिविंग बीइंग प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, इसके अंदर ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो न्यूरॉन के बारे में देखते हैं, पहले हिंदी में देखेंगे। न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, आपको पहले इसमें ये बनाना है स्ट्रक्चर, फिर इसके बारे में बताना है कि ये कैसे काम करता है। न्यूरॉन क्या करता है, देखो, सूचना या उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो भी बाह्य वातावरण में परिवर्तन आएगा उसको कौन सेंस करता है, जो ये तंत्रिका कोशिका है, इसके ये वाला जो सिरा है दुर्मिका, ये दुर्मिका उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करती है। उसके बाद जो ये अंदर जाएगी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होते हैं जो कोशिका काय तक जाता है। मतलब जो बॉडी है ये मेन, यहाँ तक विद्युत आवेग जाएंगे, फिर ये तंत्रिकाक्षनी एक्सोन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। जो ये लंबी वाली लाइन है इसको तंत्रिकाक्षनी के एक्सोन बोलते हैं। पहले दुर्मिका से इन्फॉर्मेशन आएगी बॉडी के अंदर और फिर बॉडी से तंत्रिकाक्ष तक होती हुई यहाँ अंतिम सिरे तक जाएगी। फिर जब यहाँ पे अंतिम सिरे तक आ जाएगी उसके बाद जो विद्युत आवेग है फिर से वो कुछ रसायनों का विमोचन करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा। वो केमिकल अभी जैसे एक तंत्रिका कोशिका, इसके जस्ट बाद दूसरी तंत्रिका कोशिका आएगी। इस तरीके से होते हैं ये सारी की सारी तंत्रिका कोशिकाएं एक साथ। फिर उसके बाद क्या होगा, जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का गैप है उसको सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स को पार करके वो जो इन्फॉर्मेशन है अगली तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका तक जाएगी और कोशिका काय में जाके फिर से विद्युत आवेग उत्पन्न होंगे। इस तरह इस तरह का जो सिनेप्स है, इस तरह के आवेग एक के बाद एक कोशिकाओं में जाते रहेंगे और ये इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी पेशी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से काम करता है न्यूरॉन।
इंग्लिश में देखो, द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स इज टू पास द रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगी उसको पास करना और जो भी सिग्नल्स हैं उनको पूरी बॉडी तक पहुंचाना, यानी कि हमारी मसल्स तक, ब्रेन तक, स्पाइनल कोड तक। द सिग्नल्स रिसीव्ड आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो सिग्नल रिसीव किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में रिसीव होते हैं। न्यूरॉन के जो पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट होता है, एक्सोन और सेल बॉडी। डेंड्राइट ये होते हैं बारीक बारीक के इधर ऐसे निकल रहे हैं। डेंड्राइट रिसीव करते हैं मैसेजेस को सराउंडिंग से और उसको सेल बॉडी तक भेजते हैं। सेल बॉडी के बाद ये सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से एक्सोन उसको ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी से दूर और फिर जो नेक्स्ट अगले वाला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट तक पहुँचाते हैं। फिर उससे होते हुए ऐसे नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुँचेंगे और इस तरीके से हमारी बॉडी को, यानी जो हमारी मसल्स है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। मतलब इसमें ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि कोई जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है? तो देखो पहले हिंदी में देखते हैं इसको। मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। जो लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो नर में तो होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, एक को एक्स बोलेंगे एक टाइप के को वाई, और मादा में एक्स एक्स यानी कि एक जैसे गुणसूत्र होते हैं। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र, देखो स्त्री के पास तो एक्स एक्स ही है दोनों, पुरुष के पास एक्स वाई है, तो ऐसा हो सकता है कि जो पुरुष का है एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिल जाए या पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिल जाए। तो जब पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलेगा तो इससे क्या जोड़ा बनेगा? एक्स एक्स बनेगा, और एक्स एक्स किस में होता है? मादा में, यानी कि संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो कैसा जोड़ा बनेगा? एक्स वाई बनेगा। एक्स वाई का मतलब क्या है कि वो नर है, यानी लड़के का जन्म होगा। ठीक है, किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है। पुरुष से वाई जाएगा तो बेबी बॉय होगा और अगर एक्स जाएगा तो गर्ल होगी। ह्यूमन बीइंग्स हैव XX एंड XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इन दिस द मेल्स हैव XY सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। दे प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एक X वाले होंगे एक Y वाले होंगे, और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे एक ही टाइप की गैमेट्स जिसमें सिर्फ X क्रोमोसोम होंगे। The sex of a child is determined by the type of chromosome he or she receiving from the father। क्योंकि फादर के पास दोनों अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हैं, तो जिस टाइप का क्रोमोसोम वो फादर से रिसीव करेगा बेबी का जो सेक्स है वही होगा। If his sperm is having X chromosome then the child will be a girl। If his sperm is having Y chromosome then the child will be a boy। जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करेगा, अगर वो स्पर्म फ्यूज़ कर रहा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो गर्ल होगी जो चाइल्ड होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा तो फिर चाइल्ड होगा जो बॉय होगा। द वाई क्रोमोसोम कैरीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग मेल डेवलपमेंट। वाई क्रोमोसोम के अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जिससे मेल का डेवलपमेंट होता है। एक्स क्रोमोसोम के अंदर वो फैक्टर्स होते हैं जिससे फीमेल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। A 5 centimeter long object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position, nature and size of the image। हमें यहाँ पे उत्तल लेंस दिया है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। तो ये शेप होती है कॉन्वेक्स लेंस की, जो बीच में से मोटा और साइड में से पतला होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें यहाँ पे दी है कि इसकी हाइट है जो 5 सेंटीमीटर है, h हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे और जो कॉनकेव लेंस है उसकी नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है f कितना आएगा? प्लस का 20 सेंटीमीटर।
और चाहे लेंस कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, जो बिंब की यानी वस्तु की दूरी है, वो माइनस में ली जाएगी। ठीक है, तो u यानी कि जो u से किसको शो करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यानी कि वस्तु की दूरी है, तो u आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पहले प्रतिबिंब निकालना है यानी हमें v निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें यहाँ से v चाहिए, तो 1/u को 1/f की साइड ले जाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू 20 है, प्लस का साइन लगाएंगे फिर, और 1/u, u की -30 है तो -30 पुट कर दिया। फिर ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 1/20 माइनस 1/30। उसके बाद जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 20 और 30 का डिनोमिनेटर यानी हर सेम करेंगे, एलसीएम लेके 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा 3 - 2, क्योंकि 23 ज़ा 60 तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 32 ज़ा 60 तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो 3 - 2 1 आएगा, 1/60। 1/v की वैल्यू 1/60 है, तो v कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी आ गई, यानी जो प्रतिबिंब है वो लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, प्लस में आई है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइन है v का, उससे हमें पता चलता है कि it shows that the image is formed at a distance of 60 सेंटीमीटर on the other side of the optical center। क्योंकि अभी हमने देखा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो माइनस में ली है, तो जिधर और इसकी जो आई है इमेज की डिस्टेंस है वो प्लस में आई है। इसका मतलब है कि लेंस के अदर साइड जाके इमेज बनेगी, तभी तो साइन चेंज होगा। एक साइड अगर माइनस है तो दूसरी साइड प्लस होगा। ठीक है, v का धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दाएं और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब जो भी हमेशा इसका बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। साइज़ निकालना है, उसके बाद हमें साइज़ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन का। m होता है, मैग्नीफिकेशन को m से शो करते हैं, ये इक्वल होता है v/u यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या h'/h। h' होता है हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन h यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v/u इज इक्वल टू h'/h। इस रिलेशन से हम h' की वैल्यू निकालेंगे। h' निकालना है तो यहाँ h इसके साथ अपॉन में यानी डिवाइड में है, तो ये v/u के साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा h' इज इक्वल टू h इंटू v/u। h की वैल्यू रखेंगे, v 5 सेंटीमीटर है, v है 60 सेंटीमीटर और u है -30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -10 सेंटीमीटर, यानी इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर है, और नेगेटिव साइन से पता चल रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और ये उल्टा है, तो माइनस साइन से हम बताएंगे उल्टा है, तब वहाँ पे लिखेंगे कि इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर सेकेंड पार्ट, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। वाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। जब सनराइज का टाइम होता है तो उस टाइम पे सन हमें रेडिश कलर का दिखता है, सनसेट के टाइम पे भी ऐसा ही दिखता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सनसेट के टाइम पे रेडिश क्यों दिखता है, तो दोनों का सेम ही आंसर होगा, क्योंकि जब क्या होता है, सूर्य की किरणें अगर हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरेंगी। वायुमंडल में वायु के बारीक बारीक कण हैं जो प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन कर देंगे, उनको फैला देंगे। जो छोटी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण है उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। छोटी तरंग दैर्ध्य की कौन सी होती हैं, जो वो वाली होती हैं ब्लू वाली, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विब्यूअर में रखते हैं जिस ऑर्डर में हम इनको। छोटी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है, क्षितिज उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे धरती आसमान से मिलती हुई लगती है हमें, तो प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है तो जो प्रकाशीय किरण है उनको हम तक आने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और जब दोपहर में बिल्कुल सर के ठीक ऊपर होता है तब कम दूरी तय करनी पड़ती है। जब सनसेट और सनराइज के टाइम पे लंबी दूरी तय करके आती हैं, तो जो नीले रंग का प्रकाश है, अभी हमने पढ़ा है कि उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका प्रकीर्णन हो के वो ख़त्म हो जाता है नीले रंग का प्रकाश, और हमारी आँख तक नहीं पहुँच पाता। जो हमारी आँख तक पहुँचता है उसमें लाल रंग के प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, जिससे हमें लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें सूर्य लाल रंग का ही दिखता है। The sun's rays pass through the atmosphere to reach the eye of an observer standing on the surface of the earth। एटमॉस्फेयर से पास होके आना पड़ता है सन रेज को,
द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द लाइट रेज, लाइट रेज को एयर के मॉलिक्यूल स्कैटर कर देते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज रिलेटिवली मोर, जिन लाइट रेज की वेवलेंथ कम है उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, और ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। When the sun is near the horizon in the morning and evening, the light rays have to travel a relatively longer distance in the atmosphere, due to which most of the blue light and shorter wavelengths are scattered and can't reach the eye. शॉर्टर वेवलेंथ की जितनी भी लाइटें वो स्कैटर हो जाती है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, तो वही लाइट ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है और हमारी आंखों में पहुंचती है, जिससे हमें जो सन है वो रेड अपीयर होता है सनसेट के टाइम पे भी और सनराइज़ के टाइम पे भी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, अब है इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड ही ऑप्शन में दे रखा है, ये एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु को निम्नलिखित स्थितियों में रखने पर प्रतिबिंब बनने के लिए केवल किरण आरेख बनाइए। सिर्फ किरण आरेख रे डायग्राम बनाना है, इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। Draw only ray diagram to show the formation of image of an object by a convex lens when object is placed। फर्स्ट में पूछा है जब वो लेंस के फोकस F तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच हो। तो लेंस से देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है इसका प्रकाशी केंद्र यानी कि O होता है, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और फोकस है, मुख्य फोकस है, ये फोकस F है, इनके बीच में ये A B इमेज रखी है। तो जब यहाँ पे इमेज रखी होती है तो जो इसका जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ बनती है। यहाँ पे ऐसे बनेगा, सिर्फ हमें ये रे डायग्राम बनाना है। सेकंड में पूछा है लेंस के F व 2F के बीच हो, बिटवीन F एंड 2F ऑफ लेंस। तो ये है लेंस का 2F वाला सेंटर और ये है F1, इनके बीच में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है AB, ये वाला यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनती है लेंस की अदर साइड, इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इसमें सिर्फ रे डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं बताना। ये जितनी भी आपकी बुक में कंडीशन है इस तरीके से कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इस तरह के रे डायग्राम की आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है, मिरर वालों की भी और लेंस वालों की भी, कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। Light enters from air to glass which has a refractive index of 1.50. What will be the speed of light in glass? The speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जिसको हम n से शो करते हैं वो दे रखा है 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वायु में प्रकाश की चाल जिसको c से शो करते हैं ये दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें कांच में प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है जिसको v से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास ये अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n = c/v। n की जगह n की वैल्यू रखेंगे 1.5, c की जगह c की रखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में v निकालना है तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। 1.5 से 3 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर देखो कितने इजीली मिल रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको करके जाना है क्योंकि इससे आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत बार पूछा गया है ये फॉर्मूला एग्जाम में। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन के पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट यानी कि वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है? ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? विच सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? तो ओजोन क्या है? वायुमंडल में गैस है जो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन की परत के बिना किसी भी जीव का पृथ्वी की सतह पर जीवित रहना मुश्किल होगा। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ये, तो ओजोन लेयर होती है जो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है ये ओजोन गैस। तो अगर ओजोन गैस कम होगी वायुमंडल में तो उससे जो ये हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये पृथ्वी पे आएंगे, जिससे यहाँ पे जीवों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कौन से पदार्थ हैं ऐसे जो इसके अपक्षय के लिए यानी कि इसके कम होने के लिए, इसको की पतली होने के लिए उत्तरदायी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे अन्य हैलोजन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। Ozone is a gas in the atmosphere that protects everything living on the earth from harmful ultraviolet rays from the sun.
सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से ये अर्थ पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है गैस। विदाउट द लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीथिंग टू सर्वाइव ऑन दिस सरफेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अर्थ सरफेस पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेन तो, और अदर हैलोजन है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कंपाउंड है जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट है ये। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली? देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो कौन सी ऐसी हैबिट्स है जिनको हम अपना सकते हैं पर्यावरण में अपना योगदान देने के लिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए? जैसे जंगल, जानवर, जल, कोयला और पेट्रोलियम, ये सभी संसाधन है, इनका उपयोग हमें जिम्मेदारी से करना चाहिए। अपने संसाधनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम कुछ पर्यावरण अनुकूल आदतों को ईमानदारी से अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। जैसे 3R का उपयोग करें। 3R का मतलब है कम उपयोग यानी कि रिड्यूस, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज़, दोबारा से यूज़ करनी चाहिए चीज़ें, एक बार यूज़ करके फेंक देनी नहीं चाहिए, और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल। तो ये रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये चीज़ हमें अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में। सार्वजनिक परिवहन जैसे बस और ट्रेन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपनी पर्सनल कार से जाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। बिजली का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए, नहीं कम करना चाहिए। जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, फॉरेस्ट, एनिमल्स, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब रिसोर्सेज हैं दैट मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। We may help the environment by honestly implementing some environmental friendly practices as using the 3Rs philosophy: reduce, reuse and recycle। इस philosophy को हम implement कर सकते हैं खुद पे। Taking public transportation such as buses or trains, reducing the use of plastic, using electricity consciously, practicing water conservation एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज इन दी सराउंडिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो ये पेपर है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम जो बाकी के जो शायद सोशल साइंस का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।